ममता बनर्जी ने तीसरी पारी की शुरुआत कर दी है। आज तीसरी मर्तबा ममता बनर्जी ने हलफ लिया। हलफ के बाद ही गवर्नर और वजीर आला के बीच नोकझोंक देखने को मिली। बंगाल के गवर्नर राजदीप धनखड़ ने हलफ के साथ ही ममता बनर्जी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार जमहूरी तरीके अमल से चलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में जारी तशद्दुद बंद होना चाहिए, जिसका जवाब देने में सीएम ममता बनर्जी ने वक्त नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से रियासत के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास थी। तशद्दुद की खबरें मुझे मिली हैं, तशद्दुद के जो वाकयात पेश आए हैं उसके लिए ईसी जिम्मेदार है, यानी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि हम नया सिस्टम बनाएंगे और बंगाल में किसी भी तरह की तशद्दुद के वाकयात नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी के हलफ लेने के बाद यानी ओथ लेने के साथ ही दूसरी जानिब बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी कारकुनान के साथ कोलकाता में बंगाल की आवाम, भारत और संविधान की हलफ ली और कहा कि हम हिफाजत के लिए तत्पर रहेंगे। तो दूसरी जानिब बीजेपी ने बंगाल तशद्दुद के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। नड्डा 2 रोजा दौरे के दौरान महलूक कारकुनान के अहले खाना से भी मिले। बहरहाल 2021 के चुनाव अफसोस के साथ कई मानों में याद रखे जाएंगे। कोरोना कहर और अमवात के बीच सियासी लीडरान ने सियासी रैली कर भीड़ इकट्ठा कर अवाम को मौत की दावत दी। इस चुनाव को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि शायद पहली बार अदालत की शिकायत अदालत से एक रिमार्क्स को लेकर हुई हो। हलफ लेने के बाद काबीना की पहली मीटिंग में ममता बनर्जी एक्शन में नजर आई। वोटिंग से लेकर नतीजे तक तशद्दुद के वाकयात ने बंगाल की छवि को मुतासिर किया है। ममता की जिम्मेदारियां और चुनौतियां बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां इन्हें मौजूदा हालात को फौरी बेहतर करना है, तो दूसरी जानिब आवाम से किए गए वादों को पूरा करना है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि बज़ाहिर ममता बनर्जी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है और वो इख्तिदार पर भी काबिज हो गई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मुश्किलें उनका इंतजार कर रही हैं। वजह है बीजेपी की शक्ल में मजबूत अपोजिशन का होना। इसी मौजू पर जानेंगे कई सवालों के जवाब प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान संजय सरकार साहब, जो कि तर्जुमान हैं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हैं, बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही साथ गुलरेज शेख साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। संजय सरकार साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ। तीसरी पारी की शुरुआत हो गई है ममता बनर्जी की। आवाम को यानी जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपकी सरकार से। ऐसे में अपोजिशन पार्टी जो पहले रही हैं आपकी, वो एकदम तब्दील हो गई है। अब बीजेपी आपके सामने है। कड़ी अपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या आपको लगता है कि ऐसा महसूस होने लगा है टीएमसी को कि बहुत कठिन है डगर पनघट की? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहते हैं। बंगाल में जो हिंसा का घटना जो घट रहे हैं, इसके पूरी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की। इनको जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के जो अध्यक्ष है दिलीप घोष जी, इसने कुछ बयान दिया था। क्या बयान दिया था? बयान में बोला है बंगाल में 2 मई के मतलब 2 तारीख के बाद में हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। तृणमूल को जितना कार्यकर्ता है उसको पीटा जाएंगे और चमड़ा उठा के नमक मिर्ची दिया जाएंगे और उसको उठा के लेके गोली मारा जाएंगे सीने में और उसको सर काट के पेट के ऊपर झुलाए जाएंगे। इस तरफ से बयान भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है दिलीप घोष दिया। और महिला को बारी में बोला जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है, उसी तरफ इनको भी वस्त्रहरण करेंगे तृणमूल महिला कार्यकर्ताओं को। और इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी का बोला जहाँ मुस्लिम बेल्ट है वहां पर जाकर धमकी दिया। जोगी यूपी में सबको सही ठीक कर दिया है। बंगाल में हम 2 तारीख के बाद आ रहे हैं सत्ता में, हम इतना बुरे तरफ पीटेंगे, नहीं आपको बांग्लादेश जाने पड़ेंगे, नहीं पाकिस्तान जाने। इतना भड़कावा भाषण देने के बाद में बंगाल के आम जो है वो पूरे तरफ एकदम गुस्सा हो चुके थे। और आज नतीजा क्या देख रहे हैं हम? हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी को लीडर वहां पर जाने का उसको हिम्मत नहीं है। तो जनता इस बड़क से महिला और जो कार्यकर्ता और जो आम जनता है बहुत पूरे तरफ से भर चुके। इससे बयान देने का मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी संजय सरकार साहब, ठीक है,
हिंसा के हवाले से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बयानात हैं वो किसी हद तक जिम्मेदार है। मेरा सवाल ये था, क्योंकि तीसरी पारी की शुरुआत ममता बनर्जी ने कर दी है, तो क्या टीएमसी को और ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि इस बार पहले के मुकाबले उनके सामने ज्यादा चुनौतियां हैं? क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, आप दोनों के दरमियान जो टसल रहा वो किसी से छुपा नहीं है। तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाला दिन जो होगा, आने वाले वक्त जो होंगे वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल तरीन जरूर होंगे? बिल्कुल नहीं है। लास्ट 16 में भी हम चुनाव जब जीते थे उस समय जो ऑपोजिशन 75 से 80 सीट मिला था उनको, ठीक है ना। इसके मतलब नहीं, अब सीट मिलने से बहुत ज्यादा मजबूती हो गया है। बिल्कुल मजबूती भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्यों? देखिए, हम तो अभी देखिए, पहले हमको कोविड को साथ में लड़ाई करना है, दूसरे बात में स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सही करना है, हर आम को सुरक्षा देना अपना ये बनता है, अपना जिम्मेवारी बनता है, और जिम्मेदारी पूरा निभाने पड़ेंगे। आप मालूम है कोविड में कितना हाहाकार हो चुका है, और चुनाव कमीशन जो है 8 दफा चुनाव करके बंगाल की स्थिति और भी खराब कर दिया, और 1 दफा 2 दफा 3 दफा में चुनाव करते थे इतना भयानक स्थिति नहीं आते थे। दूसरे रूप में वैक्सीन भी सेंट्रल गवर्नमेंट सही तरफ से बंगाल को नहीं दे रहा है। टोटल 6 लाख वैक्सीन है, यहाँ पर आम कितना है, 12 करोड़ है, ठीक है। और आपको ऑक्सीजन के क्या हुआ, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पास में 11,000 मेट्रिक टन है, लेकिन वो लोग बोलते हैं मेरे पास में ट्रांसपोर्ट और टैंकर नहीं है, इस वजह से दे नहीं पा रहे। और हमको विकास करके भारतीय जनता पार्टी को जो आप 77 सीट देख रहे हैं, मैं दावा को साथ कर रहा हूँ अगले चुनाव में इसको 20 सीट भी नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ा बात है 30 भारतीय जनता पार्टी का विधायक और 2 MP। देखिए 15 से 20 दिन के अंदर टीएमसी ज्वाइन करने वाला है, उसके मतलब भारतीय जनता पार्टी यहीं से टूटना चालू हो गया है। तो दीदी का विकास है, हर आम को साथ में जुड़े हुए हैं। 360 फीट इंटू 24। आपको मालूम है बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो है, कोई भी आता है तो उससे मुलाकात करता है, ये सबसे बड़ा बड़प्पन उसको अंदर में है। ठीक है गुलरेज शेख साहब, ममता बनर्जी का इस इलेक्शन के बाद कद बढ़ा है और मजमूई तौर पर ऑपोजिशन लीडर के तौर पर उनका इंतखाब किया जाने लगा है। तो एक तरफ आप तो ऑपोजिशन में हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर के तौर पर उभर रही ममता बनर्जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली सरकार और मरकजी सरकार के लिए भी एक चुनौती है? क्योंकि अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब नजरें दिल्ली पर हैं। नहीं, रखने दीजिए ना। देखिए, बिल्ली के चाहने से छींका नहीं फूट जाता है, ये इस बात का स्मरण रखना चाहिए हम सबको। और दूसरी बात, जहां तक कद की बात है, कद जनता देती है, और जनता ने इस चुनाव में पर्टिकुलरली पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का कद समाप्त कर दिया। वो जो कद था वह वृद्धि की है भारतीय जनता पार्टी की। 3 से 73 तक का सफर एक मामूली बात नहीं होता है। तो यदि कद में किसी की वृद्धि हुई है तो केवल बीजेपी की हुई है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं संजय सरकार जी से कि आवाम जो है वो आवाम न बीजेपी की होती है, न कांग्रेस की होती है, न तृणमूल की होती है। इसलिए आवाम का ध्यान रखे, आवाम को मारे नहीं। ममता दीदी ने कहा था, वो मुझे लगता है कि उनकी जो जुबान थी वो सच साबित हो रही है कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस के लोग हैं ये तो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, फिर तो आपको हमसे ही जूझना है ना। और अब जूझ रहे हैं बेचारे लोग बंगाल के। लेकिन गुलरेज शेख साहब, अभी भी 200 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात है, उसके बावजूद भी हिंसा हुई, तशद्दुद हुई, फिर कौन जिम्मेदार? अगर आप उस बयान को ममता बनर्जी का कोट कर रहे हैं तो देखिए, जो सीआरपीएफ की जो कंपनियां होती हैं सेंट्रल फोर्सेस की, वो स्पेशल पर्पस होती हैं। वो अभी तक जो थी वो चुनावी ड्यूटी के लिए थी, उसके अलावा किसी और चीज के लिए नहीं थी। और राज्य की पुलिस का काम होता है, चाहे पुलिस वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत हो या प्रदेश सरकार की, लेकिन एक पुलिस का चरित्र होता है, वो कहीं की भी हो, बंगाल की हो या कहीं की हो, कि पुलिस को जिसके साथ 5 साल रहना है वह उसके अनुरूप काम करती है। कैलाश जी ने कही यही बात कि पुलिस अधिकारियों को ममता दीदी ने साफ साफ बोला कि फोन मत उठाओ जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो इस प्रकार की चीजें जो देखने में आ रही है ना, ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली चीजें हैं। इसीलिए जेपी नड्डा जी ने आज संविधान को हाथ में लेकर बात की और ये सुनिश्चित किया कि हम इसकी रक्षा करने वाले हैं। जहां तक ये हिंसा आपको दिख रही है, मैं थोड़ा एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। तो संजय सरकार से ये पूछिए कि इनके 2/3 विधायक ऐसे हैं कि नहीं, या फिर ये कहें कि हर 3 में से 1 विधायक ऐसा है कि नहीं जिसके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। वो गंभीर आपराधिक मामले की डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो, जैसे हत्या की कोशिश करना, बलात्कार,
डकैती, इस प्रकार के जो केसेस होते हैं, इनके हर 3 में से 1 विधायक के ऊपर है कि नहीं। यदि इतने तादाद में इस प्रकार के जनप्रतिनिधि होंगे तो फिर क्या क्या होगा, आप समझ सकते हैं। वही हो रहा है। संजय सरकार साहब, आप पर और आपकी सरकार पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम कि अगर दागदार लीडरान को वो सत्ता पर बिठाएंगे, टिकट देंगे तो हालात तो ऐसे ही होंगे। नहीं, मेरे यहाँ पर बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान सबको टिकट दिया गया है और यहाँ पर मूर्ख का कोई जगह नहीं होते हैं। नरेश भाई को हम बताने चाहते हैं, रानीगंज, दुर्गापुर, आसनसोल बेल्ट कोयला माफिया का है। राजू झा, जयदेव खा कौन है? कोयला माफिया, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। डब्लू अंसारी कौन है? ये एक आतंकवादी, सिमी का ग्रुप में ये पहले थे, अपने स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इस्लामिक जो है उसके ग्रुप में थे। ये नकली नोट और आतंकवादी के ये में 2 बार पकड़ा गया था। बेंगलोर से भी एसटीएफ उसको उठा के लेके गया था। एक बड़ा गुंडे, एक माफिया है। इसको दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएगी, इसको डब्लू अंसारी के। सबसे दुख के बाद बोलता है, कल रात को मेरे माइनॉरिटीज भाई को बहुत बुरे तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता लोग गोली करके उसको मुंडी काट के वो नाटाबाड़ी जो कुचबिहार है वहां पर उसको मारे हैं। मैं बहुत इसको, आज दोपहर में अलीपुरद्वार में भी दीपक राय बोल के एक आदमी को हत्या किया है। कल शाम को तारकेश्वर में देबू प्रमाणिक बोल के एक आदमी को हत्या किया है। मैं आपको 5 आदमी को हम नाम गिना देते हैं। और आरामबाग में मेरे एक कार्यकर्ता का हत्या कर दिए हैं और रायना में मेरा सुमित घोष बोल के एक आदमी था, उसको हत्या कराया। भारतीय मेरे 5 कार्यकर्ता को 48 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी मौत को घाट में उतार दिए। आप बताइए कितना बड़ा हिंसा का वो कार्यक्रम बंगाल में चालू कर दिए। और जेपी नड्डा दिल्ली से आके, अमित शाह दिल्ली से आके से भड़कावा देता है और यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ाई लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बंगाल एक भाईचारिक का शहर है, इससे कभी भी नहीं होगा। दोनों संप्रदाय एक होकर भारतीय जनता पार्टी को रुके। आप सोचिए, हम सिर्फ मुसलमान को वोट में नहीं जीतते हैं, हम हिंदू को वोट में भी जीते हैं। अगर कोई बोलेंगे मुस्लिम का वोट में जीता है, 27% ऑफिशियली है और मेरे को 47% मिला है, इसका मतलब 20% वोट तो बाहर सबको मिले हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट सपोर्टेज हुआ है और जो पोलराइजेशन को खिलाफ गया, उसको 40% से धीरे से डायरेक्ट 36% में आ गया है, 4% घट गया है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नजर से भारतीय कोई नहीं तो क्यों लेंगे? 7 साल में नरेंद्र मोदी कौन सा ऐसा काम किया? सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाई छोड़ के, पाकिस्तान और ये छोड़ के क्या किया? 7 साल में किसी को नौकरी दे नहीं पाए, 14 करोड़ आदमी को, हर इंसान को घर में पैसा नहीं है। अभी लॉकडाउन हो जाएंगे तो गरीब मजदूर जो है वो क्या खाएंगे? लेकिन संजय सरकार साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिनवा रहे हैं। सच्चाई तो हकीकत ये भी है कि 3 से 77 तक वो पहुंच गए। ये देखिए, ये पहुंचे कोई बात नहीं है, ये 3 से 77 पहुंचे, इसका मतलब कोई बात नहीं है। ऐसे 25 सीट है जहां पर 50 से 100 वोट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जीते, 50 से 100 के अंदर में। और मैं आपको हकीकत बताते हैं, 2023 आते आते भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कुछ नहीं रही। मैं आपको हकीकत, गुलरेज शेख साहब, बड़ा दावा टीएमसी का कि अभी तो आपने 3 से 77 की पारी खेली है, लेकिन 2023 आते आते आपको इतना मिलेगा भी नहीं, आप नीचे चले जाएंगे। पर 2 MP मेरे शुरुआत में ही कहा था कि बिल्ली के चाहने से छीका नहीं उठता है, तो वो होना भी नहीं है। बीजेपी की जो राइज है वो बहुत रैपिड है। वो ग्राफ जो है वो इस प्रकार का है, 0 से लेके 3 और 3 से लेके 77। आप इसको ग्राफ का आप देखिए किस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन है बिल्कुल। और वही टीएमसी को देखें तो टीएमसी एक पस्त हुई हुई पार्टी है जो केवल जीती इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस का और वाम का पूरा के पूरा जो वोट था इनके पास चला गया। अन्यथा यदि उस वोट में भी डिवीजन होता तो टीएमसी धराशाही हो जाती। खैर यह मैथमेटिक्स हुआ, लेकिन मेरे भाई ने चतुरता से उस बात को डॉज कर दिया कि ममता बनर्जी दीदी ने कहा था कि नहीं कहा था, या कि ये सेंट्रल जो फोर्सेस हैं ये तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद तो आपको हमको ही झेलना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है मैडम आप ये भी देखिए कि इससे पहले जो पंचायतों के चुनाव हुए थे, टीएमसी ने क्या वातावरण बनाया था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पर्चा भरने तक की अनुमति नहीं मिल रही थी, घर से निकल नहीं पा रहे थे। आखिरी में यह हुआ था कि जब न्यायालयीन हस्तक्षेप हुआ तो फिर ऑनलाइन पर्चे भरने की बातें आई। अब समझिए इन सब चीजों को, ये किस दिशा में जा रही है, क्या इंगित करता है
कि टीएमसी का एक कल्चर है, बहुत बुरा कल्चर है वायलेंस का। अच्छा ये बताइए आप, टीएमसी की किसी समय में, आज का तो नहीं बोल रहा मैं, जो कृष्ण जी के साथ जो कि नॉन नक्सल नेता है, उनके साथ क्या निकटताएं थी कि नहीं थी? 315 बोर के कट्टे की फैक्ट्रियां किसने चलाई थी? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी? 315 बोर के कट्टे और 12 बोर के जो कट्टे थे उनको अपने कार्यकर्ताओं में वितरित किए थे कि नहीं किए थे? तो ये सब चीजें, ये लोग हथियार भी रखते हैं, ये लोग बम भी रखते हैं, ये लोग हिंसा भी करते हैं, ये सर्वमान्य बात है। अभी भी इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौरा है, क्योंकि सियासत में इल्जामात और जवाबी इल्जामात जारी रहते हैं। संजय सरकार साहब, अब आपकी सरकार पर कई संजीदा इल्जामात गुलरेज शेख साहब ने लगाए। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां तो बड़ी ही हैं, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने है और ये भी गवाही दे रहे हैं वाकयात, क्योंकि जब से वोटिंग की शुरुआत हुई तब से कई तरह के तशद्दुद यानी हिंसा के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो अभी वाकयात पेश आए हैं हिंसा के, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि सिस्टम को हमने संभालेंगे, हम संभाल चुके हैं और अब ऐसे वाकयात पेश नहीं आएंगे, क्या सियासी जानकार ये मानते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में देखिएगा क्या होगा? कैसे टैकल करेंगे ममता बनर्जी इन तमाम चीजों को? देखिए, जो तांडव लीला और जो आतंक भारतीय जनता पार्टी लास्ट 3 महीना में सेंट्रल फोर्स को लेके किया है, तो आपको बताएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। जैसे शीतलकुची में मेरे 4 माइनॉरिटी भाई को गोली चला, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर जिस बयान को बुनियाद बना रही भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी बात कहिएगा संजय जी। मैं बोल रहा है, और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर बंगाल में सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, और मेरे 4 भाई जो मतलब रमजान का पहले शीतलकुची में जिस तरह से गोली करके हत्या कर दिया गया है, और उसको कोई मतलब जो गुनाह नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल एकदम इनोसेंट पर्सन था, उसके ऊपर गोली करके हत्या कर दिया। मैं आपको बता, मेरे यहाँ पर 17 तारीख को वोट हुआ, मेरा 12 तारीख मेरा तबीयत खराब था, डॉक्टर दिखा कर मेडिसिन लेकर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी का 4-5 गुंडा आया, बोला यहाँ रहना है ठीक से रहो, नहीं तो 2 तारीख के बाद में गोली मारेंगे, आपको सर में निकलेंगे पीछे से, ऐसा करके मेरे को धमकी दे के गया था। आज क्या नाकाम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरफ से जनता ने उसको नकार दिया है। क्यों नकार दिया? ये गुंडागर्दी, बदमाशी, माफियापन, ये सब करने के लिए हर जगह से माफिया उफिया, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आदमी लेके आया था यहाँ पर वोट लूटने के लिए। ये बात तो नहीं कर सकता। सेंट्रल फोर्स के और इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्शन होने के बाद में हम 213 सीट मिला है, हम तो कहीं हेरफेर नहीं किया है, कहीं हमने बूथ लूटे नहीं है, कुछ नहीं किया। ये बात तो गुलरेज भाई बोल ही नहीं पाएंगे। तो इतना अच्छा तरह से चुनाव हुआ है, कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन सेंट्रल फोर्स में जो गुंडागर्दी बंगाल में थे, ये अनएक्सपेक्टेड थे। मेरे गली से यहाँ किसी को नहीं जाने, और जहां माइनॉरिटी इलाका है वहां पर माइनॉरिटी इलाका में वोट देने के लिए पूरा एकदम पैरामिलिट्री फोर्स खड़ा हो गया था। किसी को वोट देने के लिए वहां पर आपको बूथ तक जाने नहीं दिया। पैरामिलिट्री फोर्स ये काम किया भारतीय जनता पार्टी को कहने में। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में संगठन नहीं है, जो भी काम किया है पैरामिलिट्री वगैरह के संगठन है इसको। और मुस्लिम जहां बलाय है, जहां मुस्लिम बड़े इल्जामात गुलरेज शेख साहब लगा रहे हैं, और ये इल्जामात ये कि जो लगातार टीएमसी लगाती हुई आई कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के सहारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतने की कोशिश कर रही है। बहुत संगीन इल्जामात हैं। संजय सरकार ने अपना भी वाकया बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। देखिएगा, संजय सरकार इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि साफ साफ सफेद झूठ है। ये तो ये मैं भी कह दूं ये बात कि जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो मेरे गुलरेज साहब नहीं होता है मैडम, ये सब झूठ बातें हैं कि इनका एक इतिहास है वायलेंस का। वायलेंस के कल्चर में ही पले बड़े हैं। देखिए, वास्तव में आप टीएमसी को सोचे तो टीएमसी एक अधमरा बच्चा पैदा हुआ था कांग्रेस पार्टी की कोख से। और अधमरे बच्चे में जो जान डालने का, हाथ पैर डालने का, विकलांग बच्चे में हाथ पैर लगाने का काम किया था, वो लेफ्ट के कैडर को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके किया था। लेफ्ट का कौन सा कैडर? जो मानता है कि द पावर कम्स फ्रॉम द बट ऑफ द राइफल, वो इनके हाथ पैर है, और इनका मस्तिष्क जो है वो कांग्रेस का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विचित्र प्राणी होगा टीएमसी नाम का, जिस जो मिश्रण है कांग्रेस और वामदलों का। तो यही है इनकी रीति नीति। लेकिन मैं इनसे ये कहता हूं कि अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लिया है ममता बनर्जी दीदी ने, आपको चाहिए कि तुरंत सारी हिंसा को रोके, सभी को एक नजरिए से देखे, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं उनके जख्मों को मरहम लगाए और लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करें। सर, ये फिजूल की बातें मत करें।
ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ये मुतालबा कर रही, मांग कर रही संजय सरकार साहब कि जो वाकयात अभी पेश आए हैं हिंसा के, उस हवाले से सरकार ने कदम क्या उठाया, आप ये बताइए। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी को जाना चाहिए था उस इलाके में और वहां के हालात का जायजा लेने चाहिए था। क्या प्रोसीडिंग इस हवाले से हुई है? इस देश में बंगाली और मुसलमान का स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं जब दिल्ली में 2018 में हम घूम लिए थे, हम पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में हम मेरा वेरिफिकेशन करने के लिए गए, तो मेरे को बोला बांग्लादेशी है। मेरे दादाजी अनडिवाइडेड बंगाल के वित्त मंत्री थे और हिंदुस्तान इंश्योरेंस आज जो LIC देख रहे हैं उसको फाउंडर थे। और उस पर जिस परिवार आजादी के लिए लड़के काला पानी में 8 साल जेल में रह के आया है और 3 आदमी आजादी की लड़ाई में शहीद हो चुके हैं। हिंदुस्तान के अगर आप देखेंगे फ्रीडम एसोसिएशन में, वहां पर मेरे उस परिवार को लड़का को जब दिल्ली में जब घर लेने के लिए जाता है हमको बोलता बांग्लादेशी है। इस तरफ से बंगाली को नफरत करता है और मुसलमान को नफरत करता है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रशासन है, जो पुलिस स्टेशन में जो SHO था, जो बात झा जी थे, मेरे को इंद्र कुमार झा जी थे, मेरे को याद आया, तो उसने इस तरफ से बयान मेरे को किया है। कौन से देश में है जिस परिवार आजादी से लड़ा उस परिवार को बांग्लादेशी बोल रहा है? जो मुसलमान APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के लिए इतना जी जान दे दिए हैं, जो मोहम्मद हमीद पाकिस्तान को साथ लड़ते हुए अकेला 12 टैंकर को पाकिस्तानी को खत्म कर दिए थे, और आज के तारीख में उस परिवार और हम लोग को जैसे परिवार को अगर बांग्लादेश या पाकिस्तानी बोलते हैं और ममता बनर्जी को मुमताज बेगम बोलते हैं, तो जनता क्या करेंगे? जनता तो अपना राय देंगे। एक ब्राह्मण परिवार और एक ब्राह्मण औरत को अगर बोला जाता मुमताज बेगम, मुमताज बेगम, और बेगम बेगम करके, बेगम किसको होता है? जो शादीशुदा होता है वो बेगम होता है, तो निकाह भी नहीं किया है तो उसको बेगम क्यों बोला जाएंगे? इस हिसाब से हिंदुस्तान को जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रहे हैं बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। कार्रवाई के हवाले से आपने कुछ बताया नहीं, इस सवाल पर मैं आपके पास लौटूंगी। गुलरेज साहब, ये तो हकीकत है कि जो स्तर है राजनीति का वो बहुत नीचे आ चुका है। इतने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको सुनकर भी शर्म आने लगती है। नहीं होना चाहिए, लेकिन TMC करती है, बस सच है। लेकिन मैं अभी हमारे मित्र सरकार साहब को ये कहूंगा, एक ही शेर सुनाऊंगा कि आप दिल्ली की बात मत करें, इधर की उधर की बात करें, तू इधर उधर की ना बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और जब से ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है कि क्या हुआ है बंगाल को, क्यों जल रहा है बंगाल, क्यों बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मुंडियां काटी जा रही है, क्यों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इस चीज का जवाब देने की जगह कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मेरे साथ चुनाव हुआ, ब्राह्मणवाद की बात आप कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात आप कर रहे हैं। आपने अभी तक देखा कि बीजेपी का प्रवक्ता मैं बैठा हूं, मैंने हिंदू मुसलमान जाति पाति की कोई बात नहीं की है। तो यह आप लोगों के DNA में है सर, जो TMC के DNA में। मैंने कहा था ना कि आधमरा बच्चा पैदा हुआ था कांग्रेस की कोख पे, और फिर हाथ पे अपने जोड़ के शैतान आवाम के चित्र दिख रहा है। संजय सरकार साहब, आपका जवाब, और साथ ही बताइएगा कि जो वाकयात अभी पेश आए हैं तशद्दुद के, हिंसा के, उसको लेकर TMC ने क्या कदम उठाए हैं, कितनी गिरफ्तारियां? मैं सब बताता हूँ, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। गुलरेज भाई को मालूम नहीं है, जहाँ मुर्शिदाबाद, मालदा और नंदीग्राम में जहाँ मुस्लिम आबादी एरिया है, वहां पर जाके इसने शुभेंदु अधिकारी क्या बोला? शुभेंदु अधिकारी बोला 2 मई के बाद में इसको बॉर्डर पार कर देंगे बांग्लादेश में और किसको पाकिस्तान भेजा जाएंगे। इतना पीटेंगे तो तुमको ये हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं देंगे, तुम लोग को बांग्लादेश जाना है। ये शुभेंदु अधिकारी, फिर वही बात, कार्रवाई क्या की आपकी सरकार ने? शुभेंदु अधिकारी बोला है। मेरा सवाल संजय सरकार साहब आपसे ये है, तकरीबन तीसरी चौथी बार मैं पूछ चुकी हूँ, जवाब दो सर। देखिए, ममता दीदी एकदम लॉ एंड ऑर्डर के लिए मतलब शपथ समारोह, अभी तक तो ममता बनर्जी ने कहा कि इसी के, बताइए आप। देखिए, मैं एक चीज आपको, आप भी एक बात बोल रहा है, ममता बेगम ने क्या किया, ममता बानो ने ऐसे साहब, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ आप कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अभी खुद कर रहे हैं। भाषा का शालीनता होना चाहिए, बानो मतलब बहन, भाषा को शालीनता होना क्यों बोलना? उनका बानो नाम नहीं है ना, तो आप क्यों बोलेंगे? बानो मतलब क्या होता है? कुमार आपको कोई बोले तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना।
नहीं, साहब। महिला को अपमान नहीं करना चाहिए। इस अरे तरह मुझे महिला दादा को बोलो ना। अश्लील भाषा और महिला के ऊपर ऐसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। एक महिला के ऊपर में हर घर में आप हम लोग मोटा भाई बोलो मुझे, आप और मुझे माँ दादा बहन, बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं माँ बहन है, और माँ बहन को हम लोग को रक्षा करना अपना अपना धर्म होता है, अपना कर्म होता है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो अगर आप मेरा अम्मी है, वो मेरा आपा है, तो उसको भी सुरक्षा देना अपना अरे तो फर्ज मेरे होता भाई, है। मैं तो बहन बोल रहा हूँ ना, ममता बाबू बनो। मैं एक चीज आपको बताते हैं, ममता दीदी ने आज कही है, किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर को ढीला नहीं रखा जाएंगे, और जो जहीं पर भी वायलेंस हो रहा है इसको स्ट्रिक्ट तरफ से अपनाया जाएंगे। कोई भी तृणमूल को, बीजेपी को, कहीं भी जहां बीजेपी थोड़ा 2-4-10 सीट जीता वहीं पर ज्यादा हंगामा मचा दिया है। मेरे माइनॉरिटीज भाई को कल रात को शहीदुर को नाटावारी कुचबिहार में हत्या कर दिया गया। हत्या करके एक मुसलमान को जला दिया गया। एक मुसलमान को जलाया नहीं जाता, कब्र दिया जाता है। वहां पर भी यही चीज किया। धर्म और मजहब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी खत्म कर चुके हैं आज के तारीख में। मैं गुलरेज भाई को बोलेंगे, आप एक पढ़े लिखे गुलरेज इंसान हैं, साहब, एक यहाँ तो आप डॉक्टर हैं। आमने सामने हैं, असेंबली में भी आमने सामने होंगे, और ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक अपोजिशन का धर्म निभाएगी, और जो हालात बने हुए हैं ऐसे हालात बनने नहीं देगी जो हमने वोटिंग के दौरान देखे दोनों पार्टियों के दरमियान। हम बिल्कुल एक जागरूक तथा जिम्मेदार अपोजिशन का कर्तव्य का वहन करेंगे, और आप निश्चित पाएंगे कि अगर ये कल तक भी आपको दिखेगा, कल तक भी यदि हिंसा को रोकी नहीं गई तो किस प्रकार से अपोजिशन अपना काम दिखाता है बंगाल में। जी, बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का अदा करना चाहेंगे इस प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।